दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। कल लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो जाएगा। कल शाम को 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की डुगडुगी पिट जाएगी। हमारी जो नज़र है वो यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड पर है। ये जो राज्य हैं इन्हें कवर करना हमारे लिए आसान है और इन राज्यों पर ही हम फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो किसी का सपोर्ट है और ना हमारे पास बहुत बड़े संसाधन हैं और ना हम बहुत बड़ी मीडिया कंपनी हैं। लेकिन एक हौसला है कि इस चुनाव को जनता के नज़र से देखा जाए, ग्राउंड पर क्या चल रहा है उसे बताया जाए। इस समय हम रांची में हैं और यहाँ से कोशिश है कि हम बंगाल कवर करेंगे, यहाँ से कोशिश है कि हम बिहार कवर करेंगे और यहाँ से कोशिश है कि हम यूपी पूर्वांचल कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले 2-3 महीने 31 मई तक लोकसभा चुनाव की अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, पब्लिक रिएक्शन लगातार चलते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस अभियान में अगले 2-3 महीने अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए, कुछ पैसे दीजिए ताकि हम अपने खर्चे चला सकें और यहाँ वहाँ दौड़ के हम जो है आपके लिए रिपोर्ट्स ला सकें, ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये बता सकें। और अब बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा सीट की, धनबाद लोकसभा सीट की, क्योंकि आजकल हमारा फोकस गिरिडीह सीट ही है। यहाँ पर जो है जयराम महतो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद की जा रही है, लगभग तय है कि मथुरा महतो जेएमएम से उम्मीदवार होंगे। लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है तो नाम बदल भी सकता है, लेकिन चर्चा यही है कि मथुरा महतो चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं कि आजसू की ओर से कौन लड़ेगा। तो जो जानकारी सामने आ रही है, जो ग्राउंड से हमें पता चल रहा है, जो जनता की नब्ज है वो बता रही है कि आजसू अपना कैंडिडेट यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी को ही रिपीट कर सकती है। चौधरी के चुनाव लड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि आजसू कोई नया चेहरा भी दे सकती है। नए चेहरे में कौन होंगे? क्या वो लेबोदोर महतो होंगे जो विधायक हैं? और इसको लेकर के अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जयराम महतो लगातार ग्राउंड पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने लिए एक एक वोट वो जुटा रहे हैं। कल हम जयराम महतो की सभाओं को, उनके कार्यक्रमों को कवर कर रहे थे और हमने देखा कि छोटी छोटी पतली रास्तों से जो है, सड़कों से गुजरते हुए वो एक एक दादी अम्मा से मिल रहे थे, एक एक बहन बेटी से मिल रहे थे और उनसे हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे थे। तो आप आजकल जो सुर्खियां देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरे देश में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया और बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था, वो सारी जानकारी साझा करे, यानी जनता के सामने रखे कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसको चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो पता चला, वो सबसे पहली बात ये पता चली कि जो चंदा था, जो अनुमान था हमें, और जो एडीआर जैसी संस्थाएं जो चुनाव सुधार की दिशा में काम करती हैं, उनके जो डेटा थे, जो खबरों में था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे मिलते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग समय समय पर राजनीतिक पार्टियों की आय व्यय का ब्यौरा साझा करता रहता है। तो वहाँ से जो पता चलता था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिल रहा है 2014 के बाद की राजनीति में। लेकिन अब चूंकि एसबीआई ने अपना रिपोर्ट कार्ड चुनाव आयोग को दे दिया और चुनाव आयोग ने उसे पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि सबसे ज़्यादा हजारों करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है। तो पिछले 10 साल की जो राजनीति है, जिसमें बीजेपी ने एक तरीके से अपना झंडा गाड़ रखा है, हर नेता उसके साथ चला जाता है, कहीं भी छापा पड़ता है वो नेता वहां चला जाता है, कंपनियों पर छापा पड़ता है, लोग गिरफ्तार होते हैं। उनका क्या होता था? तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद पता चला कि जिन कंपनियों पर छापा पड़ता था, वहां से जो है चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी के पॉकेट में जाता था। पार्टी को चंदा मिलता था, कुछ लोगों को धंधा मिलता था, कुछ लोगों को इनाम के तौर पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे
और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जेल जाने के डर से एक तरीके से वे चंदा देते थे बीजेपी को। तो अब ये सारा मामला साफ हो गया है कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में सरकार नहीं चलाई, नरेंद्र मोदी ने सरकार नहीं चलाई, बल्कि वसूली गैंग चलाया है। और यही वो बात है जो बताता है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। उसके पास ईडी है, उसके पास चुनाव आयोग है, उसके पास सीबीआई है, उसके पास इनकम टैक्स है। और इसी के साथ जो लोग निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, जैसे कि जयराम महतो, तो इन लोगों की लड़ाई एक ऐसी पार्टी से है, चूंकि आजसू बीजेपी का गठबंधन है, तो इसीलिए जयराम महतो की लड़ाई एक बड़ी पार्टी के से है, जिसके पास सब कुछ है, चंदा है, चुनाव है, पैसा है, सब कुछ है। और उस लड़ाई को जीतना सिर्फ जनबल से ही संभव है। जनता अगर आपके साथ है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। अगर आपको वोट मिलता है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सामने एक ऐसा बंदा है जिसके पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो उस पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए भी कर सकता है। जयराम महतो अपनी सभाओं में लगातार जनता को आगाह करते हैं कि हड़िया और मुर्गा पर बिक मत जाना, अपना वोट संभाल कर देना। यहाँ की लड़ाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी खतियान और मूल निवासी का मुद्दा लेकर के जनता के बीच है। तो एक लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक सिस्टम के खिलाफ, एक बड़ी पार्टी के खिलाफ जिसके पास सब कुछ है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और आज की तारीख में जब चुनाव लड़ना करोड़ों का मामला है, 1 करोड़ का मामला तो है ही नहीं, कम से कम 100 करोड़ का मामला है एक सीट पर, वहां अकेले दम पर चुनाव लड़ रहा है। और ये बताता है कि आज की स्थिति में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। और ये जयराम महतो की कहानी से हमें पता चलता है। जयराम महतो ने बताया है कि अगर आप जनता के मुद्दे को उठाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनका भला सोचते हैं, उनके बारे में केयर करते हैं, तो आपकी लड़ाई आप आसानी से लड़ सकते हैं, जनता के बीच जाकर अपनी सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। और यही करते हुए जयराम महतो आज जनता के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर बता रहे हैं कि अगर आपके पास कलेजा है, हौसला है, जिगरा है, तो आप बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और जनता की वकालत कर सकते हैं। जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है। ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने फलसफा दिया था, उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया था। उन्होंने इसलिए दिया था कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जिस तरीके से वसूली गैंग चलाया, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिए, उससे साफ हो गया कि ये सरकार इस समय की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री ने अगर सभी दलों को खत्म करने का एक तरीके से बीड़ा उठाया था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात कही थी, तो उसके पीछे वसूली गैंग था। और इसी वसूली गैंग ने एक तरीके से आप देखिए कि हर संस्थान पर, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, उसे अपने कब्जे में कर रखा है। चुनाव आयोग पिछली बार 2019 में 10 मार्च को ही चुनाव का ऐलान कर चुका था, इस बार लेट हो चुका है। और जब तक सरकार की ओर से इशारा नहीं मिलता है, कोई संस्था अपने हिसाब से फैसला नहीं लेती। तो ये बड़ी लड़ाई है और जयराम महतो ने दिखाया है कि किस तरीके से जनता को अपनी लड़ाई लड़ना होगा। एक ऐसे नेता पर, एक ऐसे लड़के पर, एक ऐसे युवा पर दांव लगाना होगा जो आपके बीच का हो, आपकी लड़ाई लड़ता हो। बहुत सारे उम्मीदवार झारखंड में चुनाव लड़ेंगे इस बार 2024 के चुनाव में, लेकिन जयराम महतो की लड़ाई बिल्कुल अलग है। ये लड़ाई उम्मीदों की लड़ाई है। अगर आप उस लड़ाई को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जयराम महतो की जो लड़ाई है वो किसी भी अन्य लड़ाई से, दूसरे चुनाव से, दूसरी सीट से बिल्कुल अलग है। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस लड़ाई को देखें, क्योंकि यहीं से एक रास्ता निकलता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के मुकाबले भी एक आम लड़का जिसका परिवार बहुत गरीब है, जिसके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, वो भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। 2024 की चुनावी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र के लिए। इसीलिए आप सब हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए थोड़ी,
बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, आप जितना कर सकते हैं, 1 रुपया भी अगर आप दे सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। 2024 की जो चुनावी लड़ाई है उसकी कवरेज हम लगातार करेंगे। अभी चुनाव का ऐलान होने ही वाला है और जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, कैंडिडेट का ऐलान हो जाता है सभी पार्टियों की ओर से, हम लगातार हर सीट पर यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड में जाएंगे और आपको ज़मीनी हालात क्या है उसकी जानकारी देंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।